तो पता नहीं पर्दे के पीछे क्या कहानी चल रहा है, वो तो हमें आने वाले समय में पता चलेगा। ये जो दोनों डेटा है ना, ये पूरा ग्लोबल मार्केट को तंग कर सकता है। आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक ये है कि अगर आप कुछ दिनों से शेयर मार्केट को देखोगे तो मजा नहीं आ रहा है। शेयर मार्केट एकदम सुस्त हो चुका है। अगर आप देखोगे कुछ दिनों से तो मार्केट ना तो सही ढंग से ऊपर जा पा रहा है, मार्केट ना तो सही ढंग से नीचे गिर पा रहा है। ठीक है, शेयर मार्केट एकदम कंसोलिडेशन जोन में चला गया है। और ये जो मार्केट का कंसोलिडेशन जोन रहता है ना, ये मार्केट का हर एक इन्वेस्टर को और मार्केट का हर एक ट्रेडर्स को परेशान कर देता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि देखो, मार्केट जब बहुत तेजी से ऊपर जाता है तो मजा लगता है, और मार्केट जब बहुत तेजी से नीचे गिरता है उस वक्त भी मजा लगता है। लेकिन मार्केट जब एक जोन में फंसा हुआ रहता है, ना ऊपर जा पाता है ना नीचे गिर पाता है, ये काफी ज्यादा बोरिंग, और यहाँ पे इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर्स काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि मार्केट का ये जो कंसोलिडेशन जोन है ये कब तक रहेगा, कब यहाँ से मार्केट भागेगा, कब यहाँ से मार्केट गिरेगा, तो आज की वीडियो में हम लोग यही सब डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल मार्केट के बारे में, यानी कि पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट के बारे में, कि ग्लोबल मार्केट में देश दुनिया का मार्केट में क्या चल रहा है। उसके बाद डिस्कस करने वाले हैं हमारा इंटरनल मार्केट के बारे में, यानी कि हमारा इंडिया का मार्केट के बारे में, कि हमारा देश का मार्केट में, देश का जीडीपी में, इकोनॉमी में अभी क्या प्रदर्शन चल रहा है जिसके वजह से मार्केट में इसका इंपैक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। तो जब आपको ये दोनों बात पता चल जाएगा ना कि एक्सटर्नल मार्केट में क्या चल रहा है, यानी कि पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, और इंडिया में क्या चल रहा है, हमारा देश में क्या चल रहा है, जब आपको ये दोनों चीज पता चल जाएगा ना, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि मार्केट में ये जो कंसोलिडेशन जोन है ये कब तक रहेगा और मार्केट में कब तक तेजी आ सकता है, सब कुछ आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ डिस्कस करने वाले हैं, और हमेशा की तरह वीडियो के एंड में आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट्स का भी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फुल पैकेज वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पूरा ग्लोबल मार्केट से, कि पूरा देश दुनिया का मार्केट में क्या चल रहा है, स्पेशली अमेरिकन शेयर बाजार में क्या चल रहा है। तो रिसेंटली अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ का डेटा आया, और इस डेटा को देखकर आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा। वो शॉकिंग इसीलिए लगेगा क्योंकि अगर आप अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ का डेटा देखोगे तो -0.2% का जीडीपी का ग्रोथ डेटा आया है, यानी कि अमेरिका का जो जीडीपी है वो माइनस में चला गया है। अब आप बोलोगे कि सर माइनस में चला गया है, फिर भी यहाँ पे ग्रीन कलर क्यों दिखा रहा है? ग्रीन कलर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेशन किया गया था, यानी कि अनुमान लगाया गया था कि अमेरिका का जो जीडीपी है वो -0.3% का आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा अच्छा आ गया है, -0.2% का आया है, इसलिए ग्रीन कलर में दिखा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ का डेटा देखोगे तो माइनस में चला गया है, -0.2% का डेटा आया है। अब आप बोलोगे कि सर अमेरिका इतना बड़ा देश है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी वाला देश अमेरिका है, और अमेरिका का जीडीपी माइनस में चला गया है, ये मेरे को हजम नहीं हो रहा है। और इसके पीछे आखिर क्या कारण है कि अमेरिका का जीडीपी माइनस में चला गया है? तो इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि भैया ट्रम्प का टैरिफ। इस टैरिफ की वजह से अमेरिका का जो जीडीपी है वो माइनस में चला गया है। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ट्रम्प ने टैरिफ तो अभी तक लगाया नहीं है, ट्रम्प ने 3 महीना के लिए टैरिफ को तो पोस्ट कर दिया है, और वो 3 महीना कब कंप्लीट होगा? वो 3 महीना कंप्लीट होगा 9 जुलाई को कंप्लीट होगा। तो ट्रम्प ने अभी तक टैरिफ लगाया नहीं है, उसके बावजूद भी अमेरिका का जो जीडीपी है वो क्यों माइनस में चला गया? इसके पीछे का जो रीजन है वो है टैरिफ का डर, यानी कि ट्रम्प ने टैरिफ को लगाया नहीं है, लेकिन टैरिफ लगाएंगे इसका डर के वजह से अमेरिका का जो जीडीपी है वो माइनस में चला गया है। थोड़ा खुल के समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखो, मान के चलते हैं ये अमेरिका है, ये यूएस है, ठीक है। अब अगर ट्रम्प 9 जुलाई को पूरी दुनिया में रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देते हैं तो इससे क्या इंपैक्ट होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो इंडिया है, अब इंडिया अगर कोई भी माल अमेरिका में बेचेगा तो अगर रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया पर भी लग जाता है तो इंडिया का जो भी प्रोडक्ट अमेरिका में बिकेगा उसका प्राइस बढ़ जाएगा। उसी तरह अगर अमेरिका चाइना पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देता है तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के बाद चाइना अगर अमेरिका में कोई माल बेचने जाएगा तो उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसी तरह जो जो देश अमेरिका में अपना माल बेचने जाएगा उसका प्राइस बढ़ जाएगा। कब बढ़ जाएगा? जब ट्रम्प 9 जुलाई को रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे तब उन चीजों का प्राइस बढ़ जाएगा। अब इसी डर के वजह से अमेरिका का जो बिजनेसमैन है ना, वो लोग ओवर डंपिंग कर रहे हैं। अमेरिका का जो कंपनी है वो इंडिया से ज्यादा माल खरीद रहे हैं, चाइना से ज्यादा माल खरीद रहे हैं।
इस डर के वजह से खरीद रहे हैं ताकि 9 जुलाई को जब ट्रंप पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देंगे तब प्राइस महंगा हो जाएगा, तो उनको ज्यादा कीमत देना पड़ेगा। इसी डर के वजह से अमेरिका का जो कंपनी है अभी पूरी दुनिया से ओवर डंपिंग कर रहे हैं। जितना डिमांड नहीं है उससे ज्यादा अमेरिका में माल सप्लाई हो रहा है, जिसके वजह से अमेरिका का जो ग्रोथ है वो कुछ समय से स्लो हो गया है। समझा पा रहा हूं मैं। अभी तक ट्रंप ने टैरिफ लगाया नहीं है, लेकिन टैरिफ का डर के वजह से अमेरिका का जो कंपनी है वो हर एक देश से माल ज्यादा खरीद रहा है, ताकि जब टैरिफ लग जाएगा तब उनको ज्यादा महंगा दाम में खरीदना पड़ेगा। अभी सस्ता दाम में मिल रहा है, इसलिए वो लोग ओवर डंपिंग कर रहे हैं और इसी ओवर डंपिंग के वजह से उतना डिमांड नहीं है जितना अमेरिका में सप्लाई हो गया है, जिसके वजह से अमेरिका का जो जीडीपी है वो धीरे धीरे माइनस में चला जा रहा है। हो गया क्लियर? अगर आपको समझ में आया तो नीचे कमेंट करके यस लिख दीजिएगा। ये तो क्लियर हो गया। अब यहां तक तो आपने ये समझ लिया कि चलो भाई अमेरिका का जो जीडीपी है वो माइनस में जा रहा है, और डेफिनेटली ये काफी ज्यादा नेगेटिव खबर है। जब इतना बड़ा देश का ग्रोथ अगर स्लो हो जाए या फिर माइनस में चला जाए तो इसका जो इम्पैक्ट है पूरी दुनिया में पड़ सकता है। ठीक है, तो ये एक बैड न्यूज है अमेरिका से रिलेटेड। उसके बाद अमेरिका का एक और डेटा आया है, वो है जॉबलेस क्लेम का डेटा। ये डेटा का मतलब ये होता है कि अमेरिका के लोगों को जॉब्स कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा है, उन्हीं सारी चीजों का ये डेटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अनुमान लगाया गया था कि 2,29,000 लोग रिपोर्ट करेंगे कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन अनुमान से काफी ज्यादा बढ़ के डेटा आया है। एक्चुअल में डेटा आया है 2,40,000 लोगों ने फॉर्म भरा है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है। अब देखो इस डेटा से ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि अमेरिका के लोगों को जॉब्स भी उतना नहीं मिल रही है। तो एक तरफ लोगों को जॉब्स भी नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ अमेरिका का जो ग्रोथ है वो भी माइनस में चला गया है। ये जो दोनों डेटा है ना, ये पूरा ग्लोबल मार्केट को तंग कर सकता है। ठीक है, ये खबर हो गया। उसके बाद एक और बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आया है। वो ब्रेकिंग न्यूज सुनकर शायद बहुत सारे लोग खुश भी हो जाएंगे। वो ब्रेकिंग न्यूज ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो, डोनाल्ड ट्रंप्स ग्लोबल टैरिफ डिमांड इलीगल एंड ब्लॉक्ड बाय यूएस ट्रेड कोर्ट। यानी कि अमेरिका का जो कोर्ट है ना, उसने डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ है उसको ब्लॉक कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, अमेरिका का कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ है उसको ब्लॉक कर दिया है। साफ साफ बोला है कि आप जो ये टैरिफ लगा रहे हो इसको तुरंत बंद कर दो। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का रीजन ये है कि देखो, जब से ट्रंप आए हैं उनका एक ही भाषण है कि मैं पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाऊंगा। अब इस टैरिफ की वजह से अमेरिका का जितने भी बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के साथ साथ जितने भी आम पब्लिक है, काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। ठीक है, इस टैरिफ की वजह से अमेरिका का बिजनेसमैन, इनफैक्ट अमेरिका का पब्लिक काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, और इन लोगों ने कोर्ट पर शायद काफी ज्यादा कंप्लेन किया था। काफी ज्यादा कंप्लेन जमा हो गया। अब इस कंप्लेन जमा होने की वजह से कोर्ट को खुद से फैसला लेना पड़ा, और कोर्ट ने ट्रंप को साफ साफ बोल दिया कि ये जो आप टैरिफ लगा रहे हो ये एकदम इलीगल है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। ट्रंप जो इतना दिन से टैरिफ लगाने वाले थे ना, कोर्ट ने साफ साफ उनको बोला कि ये जो आप टैरिफ लगा रहे हो ये आप इलीगल कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ट्रंप के टैरिफ को पूरी तरीके से अमेरिका का कोर्ट ने अभी के टाइम पे ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, तो काफी ज्यादा धमाकेदार खबर है। पूरी दुनिया जिस चीज से परेशान था, अभी के टाइम पे यूएस का कोर्ट ने उसी चीज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। हाँ, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर क्या ये टैरिफ का दी एंड हो गया, क्या टैरिफ अब खत्म हो गया, कभी नहीं लगेगा? तो भैया ये ट्रंप चाचा है, ये एक तरफ से उसूल नहीं करेंगे तो दूसरी तरफ से उसूल कर ही लेंगे। अगर वो टैरिफ पर आज उतर चुके हैं तो किसी न किसी तरीके से वो टैक्स पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चीजों का डी एंड नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक तो यही खबर है कि यूएस का कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, तो यहां तक हमने अमेरिका के बारे में, ग्लोबल मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया कि अमेरिका का जीडीपी माइनस में जा रहा है, अमेरिका के लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहा है, और एक जो डर था टैरिफ का डर, ये डर अभी के टाइम पे तो मोटा मोटी पोज हो चुका है, खत्म हो चुका है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट को मोटा मोटी हमने डिस्कस कर लिया। अब चलिए हमारा इंडियन मार्केट को डिस्कस करते हैं कि हमारा इंडियन मार्केट का कंडीशन अभी के टाइम पे कैसा है। ठीक है, और जब आपको दोनों मार्केट के बारे में पता चल जाएगा कि दोनों मार्केट में क्या क्या चल रहा है, उसके बाद आप खुद अनुमान लगा पाओगे कि मार्केट का हमारा जो कंसोलिडेशन जोन है वो कब टूटेगा, कब मार्केट रॉकेट बन सकता है, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो इंडियन मार्केट के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो अगर इंडियन मार्केट के बारे में डिस्कशन किया जाए तो रिसेंटली आरबीआई ने काफी सारा पैसा गवर्नमेंट को डिविडेंड के रूप में दिया है। यानी कि हमारा देश का जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने गवर्नमेंट को डिविडेंड के रूप में बहुत सारा पैसा दिया है। आपको पता है आरबीआई के पास अलग अलग इनकम सोर्स है, अलग अलग तरीके से उनके पास पैसा आता रहता है। तो आरबीआई ने रिकॉर्ड पर पैसा इस बार दिया है
2.69 ट्रिलियन रुपीस का डिविडेंड दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, अब इतना सारा पैसा अगर आरबीआई ने गवर्नमेंट को डिविडेंड के रूप में दिया है और गवर्नमेंट के हाथ में अगर इतना सारा पैसा आता है ना, तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है हमारा इंटरनल मार्केट के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा गवर्नमेंट के हाथ में पैसा आएगा उतना ज्यादा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर अलग अलग चीजों में खर्च करेगा, तो देश का ग्रोथ में, देश का जीडीपी में इसका काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। और इतना जो पैसा आया है 2.69 ट्रिलियन रुपीस का जो पैसा आया है, इतना पैसा आज से पहले कभी भी नहीं आया था। तो काफी सॉलिड खबर है, जिस खबर की वजह से हमारा मार्केट लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद एक और खबर आया है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हमारा जो देश है वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है, यानी कि पूरी दुनिया में इतना दिन हमारा जो देश था इंडिया था वो 5वें नंबर पर आ रहा था, लेकिन रिसेंटली हमारा देश अब 4थे नंबर पर आ चुका है, यानी कि हमारा देश ने जापान को भी बीट कर दिया है। अगर आप पूरा लिस्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये गवर्नमेंट का ही वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर 1 पे है अमेरिका, उसके बाद चाइना, उसके बाद जर्मनी, अभी के टाइम पे इंडिया 4थे नंबर पर आ चुका है। इससे पहले इंडिया जापान की जगह पे था, यानी कि 5वें नंबर पर था, लेकिन इंडिया ने जापान को भी बीट कर दिया है। अब आशा करते हैं कि आने वाले समय में इंडिया जर्मनी को भी बीट कर दे, उसके बाद चाइना और यूएसए को टक्कर देने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, तो काफी ज्यादा सॉलिड खबर है, दिन पर दिन इंडिया का जो ग्रोथ है वो होते ही जा रहा है, जिसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप इंडिया पाकिस्तान की बात करोगे तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक बार फिर से कुछ स्टेट में मॉक ड्रिल करने का अनाउंसमेंट किया था। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर जिन लोगों को लगता है कि पूरी तरीके से खत्म हो गया है, तो भैया ऑपरेशन सिंदूर अभी तक ऑफिशियली तो खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए ना गवर्नमेंट ने फिर से 4-5 जो स्टेट है उसमें मॉक ड्रिल करने का अनाउंसमेंट किया था। ठीक है, तो पता नहीं पर्दे के पीछे क्या कहानी चल रहा है, वो तो हमें आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं आपको बता सकता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक ऑफिशियली क्लोज नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी तक जारी है। हो गया क्लियर। उसके बाद क्या खबर है कि अगर आप एफएस डीएस का डेटा देखोगे तो एफएस तो बीच में कभी खरीदता था कभी बेचता था, लेकिन कुछ दिनों से एफएस का थोड़ा बहुत बाइंग आ रहा है, लेकिन वो बाइंग में उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो 135 करोड़, 348 करोड़, फिर 4000 करोड़, फिर 884 करोड़। ठीक है, तो एफएस खरीद तो रहे हैं, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। कॉन्फिडेंस मिलेगा कैसे, इतना ज्यादा मार्केट में अनसर्टेनिटी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप गोल्ड का भाव देखोगे तो मोटा मोटी 98,000 तक है, और डॉलर टू आईएनआर देखोगे तो ये भी 85.60 है। ठीक है, तो अब तक इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है, क्या क्या हमने समझा। सबसे पहले हमने यूएस मार्केट को डिस्कस किया कि यूएस मार्केट में क्या चल रहा है। तो यूएस मार्केट का जो जीडीपी है वो गिरते ही जा रहा है। यूएस मार्केट का जो जॉबलेस क्लेम का डेटा है वो भी काफी ज्यादा नेगेटिव आ रहा है, लेकिन एक पॉजिटिव खबर क्या है कि ट्रम्प का जो टैरिफ है वो अभी के टाइम पे तो पूरी तरीके से यूएस कोर्ट ने ब्लॉक कर दिया है। ये हमने यूएस मार्केट को डिस्कस किया। उसके बाद हमारा इंडियन मार्केट को हमने डिस्कस किया। इंडियन मार्केट में हमारा मोटा मोटी कंडीशन ठीक ही है, हमारा जो देश का जीडीपी है वो बढ़ते ही जा रहा है, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं पूरी दुनिया में। उसके बाद इंडिया में और क्या हुआ है कि आरबीआई ने काफी सारा पैसा गवर्नमेंट को डिविडेंड दिया है, जो पैसा गवर्नमेंट आने वाले समय में अच्छा कामों में यूज करके देश को और ज्यादा आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, तो अब तक इस वीडियो का कंक्लूजन क्या है कि हमारा इंटरनल मार्केट में तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया का मार्केट में तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी के टाइम पे अगर आपको शेयर मार्केट में परेशानी देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है, तो उसका ज्यादातर जो इंपैक्ट है वो इंपैक्ट बाहर से ही आ रहा है, यूएस का बाजार से ही वो इंपैक्ट आ रहा है। यूएस का मार्केट काफी ज्यादा परेशान है, जिसका इंपैक्ट आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल रहा है। ये डिस्कशन से तो हमें यही समझ में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में इंटरनल तो उतना कुछ गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ तो पॉजिटिव ही है। नेगेटिव क्या है, अमेरिका का मार्केट में नेगेटिविटी है, जिसका असर हमारा इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। तो जब अमेरिका का मार्केट में ये सारा नेगेटिविटी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, तब आपको शेयर मार्केट में हो सकता है एक बड़ा रैली देखने को मिले। बाकी इस बारे में आपका क्या राय है नीचे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हाँ, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इस वीडियो को देखकर आपको शेयर बाजार में कुछ भी डायरेक्ट फैसला नहीं करना है। मैंने बस आपके साथ ये डिस्कशन किया कि शेयर मार्केट में क्या चल रहा है। बाकी शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया ना। अब चलिए आप लोगों का कुछ कमेंट्स है, उन कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आया है रिजाउल आलम जी की तरफ से। रिजाउल जी का ये पूछना है कि फटाफटी एनालिसिस ज्यादा, आई वांट टू नो यू दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेट टू इक्विटी एंड बोरोइंग। मतलब कि रिजाउल जी का ये पूछना है कि बोरोइंग एंड डेट टू इक्विटी का के बीच आखिर फर्क क्या है, अंतर क्या है। तो रिजाउल जी, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि बोरोइंग जो है, एक कंपनी के ऊपर कितना ज्यादा कर्ज है, कितना ज्यादा डेट है, उसको बोला जाता है बोरोइंग। ध्यान से समझिएगा।
और डेट टू इक्विटी का मतलब ये होता है, इक्विटी का मतलब होता है कि कंपनी ने अपना कितना परसेंट हिस्सेदारी को बेचा है। कंपनी जो अपना हिस्सेदारी को बेचता है उसी को बोला जाता है इक्विटी। डेट टू इक्विटी का मतलब ये होता है कि कंपनी ने जो अपना इक्विटी को बेचा है, यानी कि कंपनी ने जो अपना हिस्सेदारी को बेचा है, उस पैसों पर कंपनी ने कितना डेट लिया है उसको बोला जाता है डेट टू इक्विटी। समझ गए ना? कंपनी ने जो अपना हिस्सेदारी को बेचा है, इक्विटी को बेचा है, उस पैसे के ऊपर कंपनी ने कितना डेट लिया है उसको बोला जाता है डेट टू इक्विटी। और बोरोइंग का मतलब ओवरऑल कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है। हो गया होगा क्लियर रिजाउल जी? उसके बाद अगला सवाल है, योगेश जी पूछते हैं, सर मेरा एक सवाल है, मेरा एक स्टॉक है जो मुझे 2 मंथ में उसने 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है, क्या मैं इसी स्टॉक को और ज्यादा बाई करूं, क्योंकि उस स्टॉक में मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी बाई किया है। तो योगेश जी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बारे में मैं आपको कुछ भी एडवाइस नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मेरा बात सुनकर आपको कुछ एक्शन भी नहीं लेना है। मैं बस आपको इतना बोलना चाहता हूँ कि आपने जो बोला कि आपने एक स्टॉक को खरीदा है और उस पर आपको 20% का रिटर्न मिल गया है, अब आप इसको और ज्यादा खरीदना चाहते हो, तो खरीदने से पहले आप ये डिसाइड करो कि आपने किस पर्पस के लिए स्टॉक को खरीदा था। क्या आपने ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को खरीदा था या फिर आपने इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक को खरीदा था, ये पहले आप डिसाइड करो। अगर आपने ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को खरीदा था, आपको 20% का रिटर्न मिल गया है, तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है, इन्वेस्टिंग के लिए खरीदे हो, तो जब जब मार्केट में डीप आती है, जब जब आपको अपॉर्चुनिटी दिखे, तब तब आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी पैसा आपका, तो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। अगला कमेंट है, फरमान जी करते हैं, सर मेरा 1.5 साल से 2.5 लाख का नुकसान हुआ, लेकिन मैंने नुकसान को रिकवर भी कर लिया आपकी वीडियो देखकर। आपका समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, अलग है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद फरमान जी। बस नॉलेज वाला वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए, और जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा शेयर बाजार से आप लोग पैसा कमा पाओगे। ठीक है, तो शेयर बाजार को डिटेल में सीखना है, A to Z सीखना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख लेना। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। कुछ अगर सवाल है तो कमेंट कर लीजिएगा, अगला वीडियो में आपका कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।